Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about the current affair of January week 1. आज हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी वीक 1 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है, समझना है और उसके साथ साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा उसे भी आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आप लोगों को पता है अब तक आप लोगों ने बहुत सारी दिसंबर की क्लासेस लगा ली हैं। मैंने दिसंबर का वीक 1, 2, 3, 4 कवर कर दिए हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अब बात चल रही है जनवरी वीक 1 की। आपको स्ट्रेटेजी क्या पता चल चुकी है अब तक कि हम लोग जब नई चीजें पढ़ते हैं तो पुरानी वाली चीजों को बार बार रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। तो उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हम अपने अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला करंट अफेयर्स क्या आता है देखिएगा ध्यान से। तो पहला न्यूज हमारा आता है ये, इंडिया has surpassed the Japan to become the world's fourth largest economy। इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया है। पहले इंडिया 5th प्लेस पर आता था इकोनॉमी के मामले में, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था। अब लेकिन इंडिया कौन से नंबर पर आ चुका है? इंडिया ने सरपास कर लिया है जापान को और इंडिया बन चुका है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है जापान को रिप्लेस करते हुए। इंडिया की टोटल जीडीपी वैल्यूएशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के बाद इंडिया जो है वो किस पर आ चुका है? तो इंडिया अभी 4th रैंक पर आ चुका है लार्जेस्ट इकोनॉमी के मामले में। याद रखिएगा, पहले इंडिया 5th पर होता था पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी के मामले में, अब इंडिया जो है वो 4th पर आ चुका है। किसको इंडिया ने सरपास किया है? द राइट आंसर इज इंडिया ने सरपास किया है जापान को। पहले नंबर पर पहले भी यूएसए था, अब भी यूएसए है, सेकंड पर चाइना है, थर्ड पर जर्मनी है, 4th पर कौन सा आ चुका है? इंडिया आ चुका है। क्लियर है? समझ गए? अब बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भी इसके बारे में बताया, मूडीज ने भी इसके बारे में बताया। बहुत सारी ना रेटिंग एजेंसी होती हैं जो जीडीपी की ग्रोथ रेट को बताती हैं कि हाँ इंडिया की जीडीपी इतने ग्रोथ से बढ़ रही है, इंडिया की जीडीपी के अंदर इतनी ग्रोथ है, ठीक है। वैसे ही वर्ल्ड बैंक भी, आप लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में, है ना। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी की जो प्रोजेक्शन लगाई है वो कितनी लगाई है? 6.5%। इंडिया की जीडीपी की प्रोजेक्शन लगाई है 6.5%। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। तो अब वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक है क्या? ध्यान से सुनना। 1944-45 में हमारे बहुत सारी कंट्रीज के मेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इकट्ठे हुए। यूएसए के अंदर एक प्लेस है, यूएसए के अंदर एक जगह है, यहां पर इकट्ठे हुए, जिस जगह का नाम आप लोगों को दिख रहा होगा ब्रेटन वुड्स। क्या नाम है जगह का? यूएसए के अंदर जो प्लेस है वहां पर जगह का नाम है ब्रेटन वुड्स। यहां पर सारे इकट्ठे हुए। वो किस लिए इकट्ठे हुए? जो भी वर्ल्ड वॉर 2 में नुकसान हुआ था बहुत सारी कंट्रीज को, उसकी भरपाई करने के लिए ये सारे मेंबर इकट्ठा हुए और कहते हैं कि इकट्ठे मिलकर हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को ठीक करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ब्रेटन वुड्स में इकट्ठा हुए। वहां पर जब इन्होंने ये बात की तो 2 जुड़वा बच्चे इस बातचीत में पैदा हुए। एक का नाम था वर्ल्ड बैंक और दूसरे का नाम था आईएमएफ। यहां पर 2 ऑर्गेनाइजेशन बने, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जिस कारण से ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को किस नाम से जानते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेटन वुड्स ट्विंस। इसको बोलते हैं क्या? ब्रेटन वुड्स ट्विंस। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों भाई भाई हैं, इनको क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स ट्विंस। क्यों बोलते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस? बिकॉज ये दोनों ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर इकट्ठे बने थे, यूएसए के अंदर यहां पर बनाए गए थे। इन दोनों का हेडक्वार्टर रखा गया यूएसए की कैपिटल में, और यूएसए की कैपिटल आप सभी को पता है। सर यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ये डीसी क्या होता है? डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो यूएसए के अंदर, यूएसए की कैपिटल में इन दोनों के हेडक्वार्टर हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। 1944-45 में ये बनाए गए थे। कि इन दोनों को किस नाम से जानते हैं? ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जानते हैं,
ठीक है, आप लोग देखते भी रहते होगे न्यूज़ में कि आईएमएफ ने इंडिया को इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। ये वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा कौन सा है, वर्ल्ड बैंक। क्लियर, ये दोनों बातें पता चल गई। इंडिया की जीडीपी के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आ गया, जापान को रिप्लेस कर दिया। इंडिया की जीडीपी वैल्यूएशन $4.18 ट्रिलियन है। ओके डन सर, क्लियर है पहला न्यूज। अगले पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026। इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 will be host the second इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो किया जाएगा। ये जो होगी वो कहां पर होने वाली है, गांधीनगर के अंदर। कहां पर, गांधीनगर के अंदर। 27 से लेकर 30 जनवरी गांधीनगर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसकी थीम क्या थी, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल ओलंपिक इकोसिस्टम थ्रू एजुकेशन, गवर्नेंस एंड रिसर्च। ठीक है, वहां पर तो ये आप लोगों को पता चल चुका है। इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, गांधीनगर गुजरात में। बस इतना सा बात है। इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, गांधीनगर गुजरात में। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात चलती है सर ओलंपिक गेम्स इंपॉर्टेंट है। अरे गेम्स का तो स्पेशल आप लोगों ने अपने सिलेबस में देखा होगा। गेम्स तो स्पेसिफिकली लिखा जाता है ना, लिखा जाता है गेम्स। तो अब वो जो गेम्स का है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि वो जो गेम्स हैं, ठीक है, ओलंपिक गेम्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो कहाँ पर होने हैं सर, ओलंपिक कितने टाइप के होते हैं, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, और भी होते हैं, ठीक है ना। अभी हम इतना याद रखेंगे समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बारे में। कहाँ पर होने हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी बातें हम लोग बात करते हैं। ओलंपिक में वो जो 5 गोले होते हैं सर, किसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो भाई, पहले तो ये जो ओलंपिक के 5 गोले 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओलंपिक के 5 गोले ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स से 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर, ये पता चल गया। ओलंपिक की बात चल रही है सर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये पड़ता है लुज़ाने, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ाने, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। इसके प्रेसिडेंट कौन हैं, आपको दिख रहे होंगे, इसके प्रेसिडेंट थॉमस बाच, ऑनररी प्रेसिडेंट थॉमस बाच, ठीक है। ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक गेम्स के ऊपर चलें सर। समर ओलंपिक कहां पर होने हैं, समर ओलंपिक 2028 के अंदर लॉस एंजल्स, ठीक है, यूएसए, और 2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, यूएसए लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होने हैं हमारे 2028 में समर ओलंपिक, और 2032 में 4-4 साल के बाद होते हैं, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। ओके, और विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2026 में मिलन नाम की जगह इटली में, मिलन इटली में, और 2030 में कहां पर होने हैं, फ्रांस में। कहां पर, फ्रांस में। तो समझ गए, 4-4 सालों के बाद। देखो ये 26 के बाद 30 में, ये 28 के बाद 32 में। लेकिन आप लोगों को याद रखने हैं समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक के वेन्यूज। विंटर ओलंपिक 2026 एंड 30 मिलन इटली एंड फ्रांस में, और उसके बाद 30 वाले फ्रांस में, 26 वाले मिलन इटली में। और समर ओलंपिक की बात करें तो समर ओलंपिक लॉस एंजल्स यूएसए में 28 में, और जो है 32 वाले ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने हैं, ठीक है। समझ गए, क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। ओलंपिक के बारे में पूरा बता दिया। ओलंपिक रिसर्च कमेटी की कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, गांधीनगर गुजरात के अंदर हुई। 5 गोले किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साथ साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुज़ाने स्विट्जरलैंड में, और ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होने हैं, ठीक है। चलो, तो ये याद रखिएगा। और ओलंपिक डे अगर याद रखना चाहो तो ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd of June। 23rd of June इज ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल ओलंपिक डे। क्लियर, क्योंकि 23rd of June 1894 को ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी, जिस रीजन की वजह से 23rd of June को मनाया जाता है कौन सा डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ठीक है।
समझ गए। अब ओलंपिक के बारे में आप लोगों को इतना बता दिया, ये वेन्यूज, अपकमिंग वेन्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो कॉमनवेल्थ के हों, चाहे वो ओलंपिक्स के हों, चाहे वो और एशियन गेम्स के हों, बहुत सारे गेम्स का स्पेशल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर। सभी को पता है इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? राम मोहन नायडू। क्या नाम है? राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू जी ने अभी हाल ही में इनॉग्रल फ्लाइट चलाई है ऑफ अ ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर, अभी हाल ही में, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया था। किसने बनाया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। सर ये वही नहीं है जो अभी हाल ही में महारत्न कंपनी बनी थी, 14th महारत्न कंपनी बनी थी, वही है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसने ये हेलीकॉप्टर बनाया था ध्रुव एनजी, जिसका अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किसने किया है? हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है? राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलो अब बात किसकी चल रही है? यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया, मिनिस्टर्स की बात चल रही है। अब मिनिस्टर्स में सारों को प्राइम मिनिस्टर पता है, डिफेंस मिनिस्टर पता है, होम मिनिस्टर पता है। होम मिनिस्टर के साथ साथ कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी अमित शाह हैं, रोडवेज मिनिस्टर हमें पता है, फाइनेंस मिनिस्टर हमें पता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर। तो फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। उसके साथ एग्रीकल्चर के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहां पर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये आप लोगों को पूरे मिनिस्टर्स की लिस्ट मैंने यहां पर दी है। पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। उसके साथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल, हैवी इंडस्ट्री के एच.डी. कुमारस्वामी और पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। उसके साथ एमएसएमई, ये अदर मिनिस्टर हैं। पहले ये वाले याद रख लो, फिर हम ये वाले याद करेंगे। ये वाले इसमें से आप लोगों को मुझे लगता है मोस्टली पढ़ा रखे हैं। ये ऊपर वाले 5 सभी को आते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, साथ साथ आप लोगों को रेलवे पढ़ा रखा है। रेलवे वैष्णो देवी जाती है, रेलवे मिनिस्टर वैष्णव, अश्वनी वैष्णव। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, पानी में क्या होती है? सोनार होती है, तो सोनोवाल मैंने याद करवाया था। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल, गोयल से संभाल लो, समझ जाओ। गोयल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब पैसों वाला काम, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पैसों वाला काम, तो पैसों वाला काम गोयल मतलब बड़ियों के हाथ में होता है। याद रखने का तरीका है, ठीक है। उसके साथ साथ पावर मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जी हमारे पावर मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन, जो एजुकेशन ले लेता है वो क्या बन जाता है? प्रधान बन जाता है। जिसके पास शिक्षा होती है वो प्रधान होता है कि नहीं होता है? वो बिल्कुल प्रधान बन जाता है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। हमारे ये मिनिस्टर्स आप लोगों को पता चल चुके हैं। अगले न्यूज पर चलते हैं, और अगला न्यूज क्या आता है, ठीक है। धीरे धीरे करके आराम से देखते रहो, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है तो मैं बार बार उसको रिवाइज करवा ही रहा हूँ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर हमें पता है निर्मला सीतारमन है। निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया विजय एआई पाठा। विजय एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाठ मतलब किताब, समझ गए होगे। विजय एआई पाठा एक पायलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन इनिशिएटिव aimed to equipping the government school students with the future ready skills in artificial intelligence, science, technology, engineering and mathematics, robotics, coding and digital innovation। सिंपल सी बात है कि जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ना, उनको एआई की राह में आगे बढ़ाने के लिए, उनको इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस के फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए अभी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। दैट इनिशिएटिव नेम इज विजय एआई पाठा। विजय एआई पाठा अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब नई नई चीजें ला रहे हैं। एनईपी में आप लोगों को पता ही है, आपके वहां पर भी इंप्लीमेंट हो चुकी होगी एनईपी। तो एनईपी में ये जो नई नई चीजें ला रहे हैं उसको आगे और सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों में अभी हाल ही में विजय एआई पाठा नाम से ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसको शुरू किया है निर्मला सीतारमन जी ने, ठीक है। बात किसकी चल रही है? सर एआई की।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है। तो अगर एआई की बात चल रही है तो एआई के बारे में और न्यूज़ क्या थे, बात कर लें। ये तो सिंपल है, विजय एआई पाठा नाम से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ओके डन। अब बात चल रही है सर एआई पर, एआई समिट, इंडिया एआई समिट 2026। इंडिया एआई समिट 2026 फरवरी के अंदर कहां पर हुई, ये कहां पर, नई दिल्ली में। कौन सी समिट, इंडिया एआई समिट, इंडिया एआई समिट, जिसके मेन 3 प्रिंसिपल थे, पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस, इसके मेन 3 कोर प्रिंसिपल्स थे। भारत मंडपम जो दिल्ली के अंदर है वहां पर ये समिट हुई है, इंडिया एआई समिट, इंडिया एआई समिट, जिसका थीम याद रखना है तो थीम भी देख सकते हो, डेमोक्रेटाइजिंग एआई ब्रिजिंग द एआई डिवाइड। ठीक है, डेमोक्रेटिक होता है ना, ठीक है। अब यहां पर उसी से ही बनाया है, डेमोक्रेटाइजिंग एआई ब्रिजिंग द एआई डिवाइड। क्लियर है, चलो। तो एआई समिट की बात चल रही है, एआई समिट कहां पर हुई सर, एआई समिट अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर हुई है। ओके, एक क्या पता चल गया, विजय एआई पाठा नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ठीक है, कहां पर शुरू किया गया, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहां पर, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू किया गया है। ओके, ये भी पता चल चुका है। उसके साथ साथ अमरावती में, ठीक है, ये पता चल चुका है। उसके साथ साथ आगे बात चल रही है एआई के बारे में। तो एआई के बारे में अगला क्या है, फ्रांस ने होस्ट की थी एआई एक्शन समिट पिछले साल, जिसको अटेंड करने के लिए नरेंद्र मोदी जी गए थे। नरेंद्र मोदी जी गए थे, फ्रांस ने होस्ट की थी एआई समिट। एआई एक्शन समिट पिछले साल कहां पर हुई थी, फ्रांस में हुई थी। अभी हाल ही में एआईसीटीई ने, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने पिछले साल 2025 को ईयर ऑफ एआई डिक्लेयर किया है, ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर किया है। उसके साथ साथ अभी हाल ही में इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, इंडिया की पहली एआई सिटी लखनऊ में, याद करो, इंडिया की पहली एआई सिटी लखनऊ में, एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में 2025 को ईयर ऑफ एआई, ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर किया। एआई एक्शन समिट 2025 में पेरिस फ्रांस में हुई। उसके साथ इंडिया एआई समिट दिल्ली के अंदर हुई और विजय एआई पाठा नाम से अभी हाल ही में प्रोग्राम निर्मला सीतारमन जी ने शुरू किया है, सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें आप लोगों को पता चल चुकी हैं एआई के बारे में। क्लियर है, देखो न्यूज़ था सिर्फ एक, विजय एआई पाठा, उसके साथ ये 5 जो थे वो सारे पुराने न्यूज़ थे, सब पुराने न्यूज़ थे। ठीक है, वो पुराने न्यूज़ थे, लेकिन वो इसलिए ताकि आप लोगों को प्रीवियस वाले रिवाइज हो जाए और नए वाले और बढ़ते चले जाओ। प्रीवियस रिवाइज, क्योंकि एक बार में करंट अफेयर याद नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है हमारा डीआरडीओ की बात चल रही है। डीआरडीओ का अभी हाल ही में 68th फाउंडेशन डे मनाया गया 1 जनवरी को। 1 जनवरी को डीआरडीओ का अभी हाल ही में कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया है, 68th फाउंडेशन डे मनाया गया है। तो डीआरडीओ की बात चल रही है। डीआरडीओ ने बहुत सारे मिसाइल्स बनाई, जैसे प्रलय, आकाश, पिनाका, ट्रेपिडो, सब बहुत सारी चीजें इन्होंने बनाई हैं। ठीक है, ये है। लेकिन डीआरडीओ का फाउंडेशन डे कब मनाया गया, 1 जनवरी को। डीआरडीओ के चीफ कौन है, जीआरडीओ के जो हाल ही में चेयरमैन हैं, उनका नाम क्या है, समीर वी कामत। क्या नाम है, समीर वी कामत, जो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। किसके चेयरमैन हैं, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम क्या है, समीर वी कामत। ठीक है, चलो, तो ये पता चल गया डीआरडीओ के बारे में। उसके बाद हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, याद है आप सभी को, बिल्कुल सर, रेलवे मिनिस्टर है हमारे अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी ने अभी हाल ही में हमारे इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, अभी तक वंदे भारत कैसी थी, ठीक है, चेयर कार वाली थी, चेयर कार वाली वंदे भारत थी। अब वंदे भारत में स्लीपर ट्रेन भी आ चुकी है। इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। कहां से कहां तक ये चलेगी, गुवाहाटी आसाम से लेकर हावड़ा वेस्ट बंगाल तक। गुवाहाटी आसाम से लेकर हावड़ा वेस्ट बंगाल तक ये चलाई जाएगी इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसका इनॉग्रेशन किसने किया है, अश्विनी वैष्णव जी ने।
ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है सर? आसाम की, क्योंकि आसाम से शुरू हुई है। आसाम के बारे में और बता दो, न्यूज़ में क्या चल रहा था, आपने पिछले दिनों में क्या पढ़ाया है? आसाम के अंदर पढ़ाया था कि नरेंद्र मोदी जी ने एक नया टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया आसाम के गुवाहाटी में, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का। समझ गए? एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। ओके, तो दो बातें पता चल गई, किसके बारे में? आसाम के बारे में। तीसरी बात, अभी हाल ही में हमारे यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन भी वही हैं, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर का उद्घाटन किया है। कहां पर? गुवाहाटी आसाम में। गुवाहाटी आसाम में ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर अभी बनाया गया है। कहां पर? गुवाहाटी आसाम में। ठीक है सर, ये तीन बातें आसाम के बारे में हो गई। एक तो आसाम से अभी हाल ही में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पहली चली है, उसके साथ साथ दूसरा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसाम में है, उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है। साथ साथ ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर भी अभी हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है। कहां पर? आसाम के अंदर। ओके, चलो, तीनों बातें आसाम के बारे में पता चलती हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग यूपी वाराणसी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाया द वीडियो कॉन्फ्रेंस। वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहां पर हुआ? नेशनल लेवल का 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहां पर हुआ है? अभी हाल ही में ये हुआ है वाराणसी के अंदर। वाराणसी के अंदर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी के अंदर 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, बात किसकी चल रही है सर? यूपी की। तो यूपी के बारे में कुछ और भी बता दो सर। यूपी के अंदर ना अभी हाल ही में इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बन रही है गोरखपुर में। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। और यूपी के अंदर एआई क्या बन रहा है? एआई सिटी। एआई यूनिवर्सिटी नहीं, एआई यूनिवर्सिटी तो महाराष्ट्र में है, एआई सिटी लखनऊ के अंदर। ये दो बातें यूपी के बारे में हो गई। और तीसरी ये 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाराणसी के अंदर, उसके साथ साथ इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, पढ़ा रखा है फॉरेस्ट प्रीवियस क्लास में, इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी यूपी में। और तीसरा इंडिया का पहला एआई सिटी, वो कहां पर है? यूपी के अंदर, आपको पता, लखनऊ में। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं अगले न्यूज पर। 2 डे नेशनल सेमिनार हुआ एरोनॉटिक्स 2047। एरोनॉटिक्स 2047 ऑर्गेनाइज्ड बाय द एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट एजेंसी। एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट एजेंसी ने एरोनॉटिकल 2047 नेशनल सेंटर का उद्घाटन किया, नेशनल सेमिनार का उद्घाटन किया। कहां पर? बेंगलुरु के अंदर, सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम के अंदर, जो इनोग्रेट किया हमारे एयर मार्शल एपी सिंह ने। एयर चीफ मार्शल जो हैं वो कौन है? एपी सिंह। एपी सिंह ने इसका इनोग्रेशन किया है। किस चीज का? एरोनॉटिक 2047। ये क्या है? 2 डेज नेशनल सेमिनार है। ठीक है, समझ गए किसके ऊपर है? एरोनॉटिक्स के ऊपर है। ओके, तो बात किसकी चल रही है सर? यहाँ पर बात चल रही है एयरफोर्स। एयरफोर्स के चीफ हमें पता है एपी सिंह हैं। एयरफोर्स नेवी के भी पता होने चाहिए, आर्मी के भी पता होने चाहिए। ठीक है सर, इन तीनों के हेड भी आपने बता रखे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डे भी आपने बता रखा है। और कोई और न्यूज़ इससे रिलेटेड और भी है। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। जैसे 2025 ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, 2026 ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी है, इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया था। ओके, उसके साथ साथ इंडियन आर्मी की बात चल रही है सर। आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। और एयरफोर्स के चीफ अभी हमने देखे हैं सर, एपी सिंह हैं। एपी मतलब अमरप्रीत सिंह हैं, एपी सिंह हैं। और ये मनाया जाता है डे एयरफोर्स का 8 अक्टूबर को।
और नेवी के भी आपने कम से कम, ये मैं चौथी बार पढ़ा रहा हूं, नेवी के चीफ कौन है सर? वो हैं हमारे, नाम आपको दिख रहा है, दिनेश त्रिपाठी जी। और ये नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और दिन तीनों के हेड कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। ठीक है, ये हमने सर पढ़ रखा है। ये 2 न्यूज आए थे। एरोनॉटिक्स 2047 कहाँ पर हुई? बेंगलुरु में, जिसका उद्घाटन किसने किया? हमारे एयर चीफ मार्शल, जिनका नाम एपी सिंह है। उसके साथ साथ हमारा ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी डिक्लेयर हुआ 2026 में। 2026 को डिक्लेयर किया गया, किसने? इंडियन आर्मी ने। उसके साथ साथ एपी सिंह तो हमें पता चल चुका है, अमरप्रीत सिंह तो हमारे एयरफोर्स के हैं, और उपेंद्र द्विवेदी हमारे आर्मी के हैं, और दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारे किसके हैं? नेवी के। ठीक है, समझ गए? एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। उसके साथ साथ इनके डेज पता चल गए, नेवी डे, आर्मी डे और एयरफोर्स डे। और इन तीनों के हेड कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। ओके, चलो अगला न्यूज आता है हमारा ये, द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, अलोंग द एलओसी के अलोंग सेटअप हुआ जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, ताकि इंफॉर्मेशन आउटरीच को बॉर्डर एरिया में और बढ़ाया जा सके। इंफॉर्मेशन आउटरीच को बढ़ाने के लिए इंडिया का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एलओसी पर, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, इंडिया फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलोंग एलओसी अभी हाल ही में लाया गया है, जिस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? रेडियो संगम। क्या नाम है? रेडियो संगम। क्लियर है? तो नया रेडियो स्टेशन आया है एलओसी पर, रेडियो संगम। ठीक है, ये पहला था। अब बात किसकी चल रही है सर? जम्मू कश्मीर के, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आया है। ओके सर जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हाल ही में इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज बना था, तारों पर टिका हुआ ब्रिज। ठीक है, जो कटरा को रेसाई से कनेक्ट करता है, कटरा डिस्ट्रिक्ट को रेसाई से कनेक्ट करता था। 725.5 मीटर का ये ब्रिज है, तारों पर टिका हुआ, इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज कहां पर बनाया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी ने अभी हाल ही में सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन किया है, जिसको पहले जेड मोराह टनल भी बोला जाता था। अभी हाल ही में सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, सोनमर्ग टनल कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ओके सर, जम्मू कश्मीर के 3 न्यूज हो गए। जम्मू कश्मीर में पहला एलओसी पर रेडियो चैनल आया है, जिसका नाम है रेडियो संगम। ओके, उसके साथ साथ इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज, तारों पर टिका हुआ ब्रिज, ये बनाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, कटरा से रेसाई डिस्ट्रिक्ट। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल अभी हाल ही में इनोग्रेट की है नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको पहले जेड मोराह टनल भी बोला जाता था। ओके, चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है, द सेंटर हैज इम्पोज्ड, मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी। कौन सी ड्यूटी? सेफ गार्ड। अरे वही डंपिंग ड्यूटी बताई थी ना, डंपिंग ड्यूटी। जब भी बाहर वाले जानबूझकर अपने प्रोडक्ट को इंडिया में सस्ता करके बेचते हैं ताकि इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सके, इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ठप कर सके, तो उसको रोकने के लिए कौन सी ड्यूटी लगती है? वही है ये सेफ गार्ड ड्यूटी, डंपिंग ड्यूटी। 12% की रेट से लगा दी किस पर? स्टील पर 3 सालों के लिए, कि आने वाले टाइम में जो भी स्टील चाइना से या अदर कंट्री से इंडिया में आएगा उसको 12% सेफ गार्ड ड्यूटी देनी पड़ेगी। कितना परसेंट? 12% सेफ गार्ड ड्यूटी उनको पे करनी पड़ेगी। अब वो सेफ गार्ड ड्यूटी पे करेंगे तो नेचुरली बात है उनका स्टील महंगा हो जाएगा, तो इंडिया वालों के साथ तो थोड़ा ढंग से कंपटीशन दे पाएंगे। नहीं तो इंडिया वाला महंगा पड़ता था, लोग बाहर वाला ही खरीदते जा रहे थे, इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा था, जिस रीजन की वजह से अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12% सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी है स्टील पर। किस पर? स्टील पर। आगे और क्या न्यूज आया सर? अभी हाल ही में काम्या कार्तिकेन जो 18 साल की है, मुंबई से है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया यंगेस्ट वुमेन एंड द सेकंड यंगेस्ट वुमेन, यंगेस्ट इंडियन वुमेन हो गई, इंडिया की पहली
यंगेस्ट वुमेन, और वर्ल्ड में देखा जाए तो सेकंड यंगेस्ट है। वर्ल्ड में देखा जाए तो सेकंड यंगेस्ट है, वैसे इंडिया की तो यंगेस्ट ही है। ये क्या बनी है? ग्लोबली टू स्काई द साउथ पोल, साउथ पोल पर पहुंचने वाली, साउथ पोल पर पहुंचने वाली ये इंडिया की पहली यंगेस्ट इंडियन बनी है, और वर्ल्ड में देखा जाए तो सेकंड यंगेस्ट है। ठीक है, 115 किलोमीटर का इन्होंने डिस्टेंस कवर किया, फेसिंग द टेम्परेचर एज अ लो, -30 डिग्री टेम्परेचर भी इन्होंने किया है। ठीक है, झेला है, जिस रीजन की वजह से ये इंडिया की पहली ऐसी वुमेन बनी है। ठीक है, नाम क्या है? काम्या। नाम क्या है? काम्या। क्लियर? चलो, तो ये भी पता चल गया। अगला न्यूज़ क्या आता है? तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के सीएम साहब एम.के. स्टैलिन ने एक एमओयू साइन किया है यूनाइटेड नेशन वुमेन्स के साथ। तमिलनाडु के सीएम ने एम.के. स्टैलिन ने एक एमओयू साइन किया है यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ टू स्ट्रेंथन द इनिशिएटिव किस लिए? इनिशिएटिव इन द स्टेट टू इम्प्रूव द वुमेन वेलफेयर, जेंडर इक्वलिटी, मतलब जेंडर इक्वलिटी के लिए, वुमेन वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में तमिलनाडु के सीएम ने एमओयू साइन किया है किसके साथ? यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ। यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ। सर यूनाइटेड नेशन वुमेन्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अरे सर, जहाँ यूनाइटेड नेशन का है वहीं पर यूनाइटेड नेशन वुमेन का भी होगा। यूनाइटेड नेशन के बारे में तो पूरा पढ़ा रखा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन वुमेन देख लो। यूनाइटेड नेशन वुमेन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन वुमेन्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल सर, तमिलनाडु के बारे में और क्या न्यूज़ चल रही थी पिछले दिनों में? तमिलनाडु की चीफ सेक्रेटरी सुप्रिया साहू को एक अवार्ड मिला था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था। बिल्कुल मिला था सर। तमिलनाडु के चेन्नई में अभी हाल ही में स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ था, पढ़ाया था ना? स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ था तमिलनाडु के चेन्नई में। उसके साथ साथ सर अभी हाल ही में FIH मतलब हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन, हॉकी का इंटरनेशनल फेडरेशन का मेंस जूनियर वर्ल्ड कप भी कहां पर हुआ था? चेन्नई के अंदर हुआ था। चेन्नई तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु के अंदर हुआ था हमारा कौन सा? FIH का मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। क्लियर है सर? तमिलनाडु के बारे में 4 न्यूज़ हो गए। एक तो यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ तमिलनाडु ने एग्रीमेंट साइन किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। दूसरा क्या है? तमिलनाडु की चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम सुप्रिया साहू है, उनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला। थर्ड, स्क्वैश वर्ल्ड कप चैंपियन, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 कहां पर हुआ? तमिलनाडु के अंदर हुआ है। और मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर हुआ है? ये भी तमिलनाडु के अंदर हुआ है। ठीक है, समझ गए? ये 3 न्यूज़ पुराने थे, एक नया था कि तमिलनाडु ने यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। पुराने पढ़ाने का मोटिव समझ गए ना, कि पुराने वाले रिवाइज होते चले जाएं, क्योंकि एक बार पढ़ने से याद नहीं होंगे, लेकिन 3-4 बार जब आपकी आंखों से निकल जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं रशिया। सर रशिया वही है ना, आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि इंडिया, सर इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है। जापान, सर जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है। सर रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस है। क्या नाम है? रोसकॉस्मोस है। हमें तो यूएसए की भी पता है, यूएसए की कौन सी है? नासा है। तो रशिया की स्पेस एजेंसी ने अभी हाल ही में लॉन्च किए 3 ईरानियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ईरान के कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम क्या था? पाया, कौसर एंड जफर। पाया, कौसर एंड जफर, पाया, कौसर एंड जफर, ये लॉन्च किए हैं। ईरान के सैटेलाइट हैं। ईरान की अभी स्पेस एजेंसी इतनी तगड़ी नहीं है, वो रशिया से लॉन्च करवा रही है। तो रशिया ने अभी हाल ही में लॉन्च किए 3 ईरानियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पाया, कौसर एंड जफर। ठीक है, चलो ये भी पता चल गया। उसके साथ ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनता है। क्या बनता है? अभी हाल ही में यूरोजोन को ज्वाइन करने वाला, यूरो पता ना, यूरोपियन यूनियन की करेंसी, यूरो को ज्वाइन करने वाला नया कंट्री बना है बुल्गारिया ने ज्वाइन किया अभी हाल ही में यूरो को, एंड अडॉप्ट द यूरो एज अ ऑफिशियल करेंसी के आने वाले टाइम में
जो बुल्गारिया है, बुल्गारिया ने अपनी नई करेंसी अडॉप्ट कर ली है, और वो करेंसी कौन सी है? यूरो। पहले उसकी लोकल करेंसी चलती थी बुल्गारिया की लेव, एलईवी, पहले उसकी ये चलती थी एलईवी। अब कौन सी चलेगी? यूरो। बुल्गारिया में कौन सी करेंसी चलेगी? यूरो। टोटल यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन में 27 देश आते हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 देश आते हैं, वो कहता है उसमें से 6 ऐसे हैं जो यूरो जोन को अडॉप्ट नहीं करते हैं। बाकी 21 के पास सेम एक ही करेंसी है जो है यूरो। और 21st मेंबर जो अभी बना है वो कौन सा बना है? बुल्गारिया। ईयू के मेंबर में टोटल, ईयू पता ना, यूरोपियन यूनियन 27 देशों को मिलकर बनाया हुआ एक ग्रुप है, जो 27 देशों ने मिलकर इसको बनाया है यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन में जो 27 देश आते हैं उसमें से 21 देश की करेंसी तो सेम है यूरो, और 21वां बना है बुल्गारिया। बाकी 6 देश अपनी अपनी करेंसी चलाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरो जोन को ज्वाइन करने वाला 21st मेंबर कंट्री कौन सा बना है? बुल्गारिया। ठीक है, याद करो, यूरोपियन यूनियन जो बना था वो बना था 1993 में। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूरोपियन यूनियन, पता चल गया, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। मैसेचुसेट्स ट्रीटी के अंदर ये बनाया गया था। 1993 में यूरोपियन यूनियन बना था। 27 देश इसके मेंबर हैं। 21 ने यूरो अडॉप्ट कर रखी है। 21वां कौन बना है? बुल्गारिया। इंपॉर्टेंट न्यूज। अगला, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पीएम ई ड्राइव स्कीम। पीएम ई ड्राइव स्कीम किस लिए? हैज सक्सेसफुली अचीव्ड द टारगेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक थ्री व्हीलर की दिशा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में पीएम ई ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया गया है। ई ड्राइव की फुल फॉर्म क्या है? ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। क्लियर है? ये स्कीम अभी हाल ही में लॉन्च की थी हमारे देश की सरकार ने। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम ई ड्राइव स्कीम का सक्सेसफुली अचीव कर लिया है टारगेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक थ्री व्हीलर, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इसने अचीव कर लिया है। तो आपको याद रखना है, पीएम ई ड्राइव स्कीम किससे रिलेट करती है? इलेक्ट्रॉनिक थ्री व्हीलर से। इलेक्ट्रॉनिक थ्री व्हीलर से, ठीक है। उसके साथ साथ एक और भी तो आई थी सर, एक आई थी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, ईवी के लिए। ईवी के लिए थोड़े साल पहले आई थी फेम पॉलिसी। फेम स्टैंड्स फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फेम पॉलिसी। ये भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए थी, लेकिन अभी ये जो पीएम ई ड्राइव पॉलिसी है ये इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर व्हीकल्स के लिए है। ठीक है, चलो, तो ये बात पता चल गई। और मोदी जी ने योजना चलाई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसको अभी हाल ही में 9 साल हो चुके हैं 2026 में। 2026 में 9 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें क्या होता है? इसमें 18 से लेकर 18 प्रेग्नेंट वुमेन बिटवीन द 18 ईयर 7 मंथ टू 55 ईयर, 18 साल 7 महीने की महिला से लेकर 55 साल तक की महिलाएं अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो पहले बच्चे पर उनको 5,000 रुपए की राशि मिलती है। और दूसरी अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो उनको 6,000 रुपए की राशि मिलती है। ठीक है, पहले बच्चे पर उनको मिलती है 5,000 रुपए की राशि 2 इंस्टॉलमेंट में। दूसरी अगर गर्ल चाइल्ड हो जाती है तो 6,000 रुपए की राशि उनको दी जाती है। कौन सी योजना में? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना को कितने साल पूरे हो गए? 9 साल पूरे हो चुके हैं। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम में ने ये अचीव कर लिया। पीएम ई ड्राइव स्कीम किससे रिलेट करती है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे रिलेट करती है? ओके, चलो आगे बात कर लेते हैं ओएनजीसी। सर ये ओएनजीसी भी तो महारत्न कंपनी है। बिल्कुल, ओएनजीसी, भेल, गेल, सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो 14वीं में बनी थी, बिल्कुल सर, वो क्या है? ओएनजीसी। ओएनजीसी ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप साइन की है जापान की शिपिंग कंपनी के साथ, जिसका नाम क्या है? मित्सुई।
मित्सुई, जापान की कौन सी कंपनी है, शिपिंग कंपनी है, मित्सुई के साथ ओएनजीसी ने एग्रीमेंट साइन किया है ताकि उनका एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन को और अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके। एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन को और अच्छे तरीके से बूस्ट करने के लिए जापान की मित्सुई के साथ एग्रीमेंट साइन किया है किसने, ओएनजीसी ने। ओके, ओएनजीसी। सर ओएनजीसी से पता चल रहा महारत्न कंपनी हमने ये देखी थी और अभी 14वीं बनी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और ये 14 के नाम है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज इन प्रिंसिपल सैंक्शन द 4100 करोड़ रुपए का लोन दिया किसको, तेलंगाना की गवर्नमेंट को। तेलंगाना की गवर्नमेंट को लोन दिया है कितने का, 4100 करोड़ का। 4100 करोड़ का लोन दिया है किसने, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ताकि मूसी रिवर की डेवलपमेंट की जा सके। मूसी रिवर की डेवलपमेंट करने के लिए 4100 करोड़ का लोन एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसको दिया है, तेलंगाना की सरकार को। सर एडीबी वही है ना जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर पड़ता है, बिल्कुल वही है जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। और मसातो कांडा एडीबी के प्रेसिडेंट है। एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कांडा। एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस के अंदर मनीला में पड़ता है। एडीबी ने 4100 करोड़ का लोन दिया है तेलंगाना की सरकार को मूसी रिवर की डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और आने वाली क्लासेस में जब भी तेलंगाना का कोई पॉइंट आएगा ये दोबारा पढ़ाऊंगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, मूसी रिवर की डेवलपमेंट करने के लिए एडीबी ने 4100 करोड़ रुपए का लोन दिया है। आगे बात करते हैं। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ एग्रीमेंट साइन किया। आरबीआई तो पता है ना, आरबीआई के साथ एग्रीमेंट साइन किया, एनेबलिंग द सेंट्रल बैंक टू द फंक्शन एज अ बैंकर डेट मैनेजर। की जो सेंट्रल बैंक है ना आरबीआई, वो दिल्ली गवर्नमेंट का डेट मैनेजर का काम करेगा, फाइनेंशियल एजेंट का काम करेगा। जो भी दिल्ली गवर्नमेंट की जो भी बोरोइंग है, लोन है, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट है, सारा कुछ कौन संभालेगा, आरबीआई। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, आरबीआई के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। क्लियर। सर आरबीआई के बारे में हमें क्या क्या पता है, आरबीआई की हमें एक तो पता है सर एस्टेब्लिशमेंट, ये बना था 1 अप्रैल 1935 को। और इसके लिए सर जो एक्ट पास हुआ था वो हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 में एक्ट पास हुआ था। सर जब ये बना था इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, बाद में शिफ्ट होकर मुंबई में हो गया था। जब ये बना था तो इसके गवर्नर जो थे उसका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई जब बना था तो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक हुआ करता था। आरबीआई जो बना था, आरबीआई 3 देशों का सेंट्रल बैंक रह चुका है। इंडिया का तो सर आज भी है, उससे पहले ये पाकिस्तान और बर्मा, जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, बर्मा का भी सेंट्रल बैंक रह चुका है। फिर जब देश आजाद हुआ तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया। आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के सर आज की डेट में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा आरबीआई के आज की डेट में 26th गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। क्लियर हो गई बात, समझ गए। आरबीआई के 26th गवर्नर संजय मल्होत्रा है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ। आरबीआई 3 देशों का सेंट्रल बैंक रह चुका है, इंडिया, पाकिस्तान और बर्मा। आरबीआई जब बना था तो प्राइवेट सेक्टर बैंक था, पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, बाद में मुंबई में चला गया। आरबीआई को बनाने के लिए एक्ट पास हुआ 1934 में, और आरबीआई बना कब, 1935 में। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। ये आरबीआई से रिलेटेड आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन जाननी है। और अगर और जानना है तो आरबीआई का एक अलग से चैप्टर भी आएगा, लेकिन एक थोड़ा सा और याद कर लो कि हमारे देश में आरबीआई ने जो डीमोनेटाइजेशन करवाया था, डीमोनेटाइजेशन इंडिया में आज तक 3 बार हुआ है। पहली बार 1946 में, दूसरी बार 1978 में, तीसरी बार 2016 में।
ये 3 बार नोटबंदी हो चुकी है, 46 में, 1978 में, 46 है ये, ठीक है, 46 में, 78 में, 2016 में। क्लियर। आरबीआई सारे नोट छापता है, लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़कर। 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं छापता है, 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है। इंडिया में सभी नोटों पर साइन आरबीआई के गवर्नर करते हैं, सिर्फ 1 रुपए को छोड़कर 1 रुपए के नोट पर साइन करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी इंडिया में 1 रुपए के नोट पर साइन करते हैं, बाकी सब पर आरबीआई के गवर्नर करते हैं। ठीक है, इसका एक अलग से चैप्टर कहोगे तो चैप्टर भी बना दूंगा आरबीआई का, आधे पौने घंटे का, लेकिन याद रख लीजिएगा। वैसे ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने आपको जो दी है इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। एक वेल नोन ब्रिटिश इंडियन आर्टिस्ट जिनका नाम क्या है, मीरा सयाल। मीरा सयाल को अभी हाल ही में डैमहुड का अवार्ड मिला है, जो एक हाईएस्ट अवार्ड है किंग चार्ल्स थर्ड का। किंग चार्ल्स थर्ड का एक हाईएस्ट अवार्ड है, जो भी हाल ही में एक आर्टिस्ट को मिला है, जो ब्रिटिश इंडियन आर्टिस्ट है मीरा सयाल। मीरा सयाल, ओके सर। अभी हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने रिलीज की एक महामना व्यंग में एक फाइनल सीरीज ऑफ द कलेक्टेड वर्क ऑफ अ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। मदन मोहन मालवीय जी की एक पूरी की पूरी सीरीज लॉन्च की है, किन्होंने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो हुआ करते थे वो एक मान्यता ने नेशनलिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, लॉयर, है ना, स्टेट्समैन, एजुकेशनलिस्ट ये थे। उसके साथ साथ इन्होंने बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव भी रखी थी मदन मोहन मालवीय जी ने। ओके, समझ में आ गया। उनकी अभी हाल ही में सीरीज लॉन्च की है, किसने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने। उसके साथ साथ अभी हाल ही में जस्टिस महेश शारदा चंद्र अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं जस्टिस महेश शारदा चंद्र। जस्टिस महेश शारदा चंद्र, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। ओके सर। उसके साथ साथ हमारे एयर मार्शल नागेश कुमार बने हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। ठीक है, वैसे आपको पता ही है, वैसे कौन है सर, वाइस चीफ तो ये बने हैं, और चीफ अभी याद करो सर, आपने ये पढ़ाया था हमारे इंडिया में एयर के चीफ कौन है, एयर मार्शल, ये है ना अमरप्रीत सिंह, एपी सिंह जो थे वो तो हमारे चीफ है। और अभी वाइस चीफ कौन बने हैं, वाइस चीफ आप लोगों ने देख लिया है, ये हमारे अभी हाल ही में बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, नागेश कपूर। ठीक है, नागेश कपूर ये बने हैं वाइस चीफ। साथ साथ हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट लैब अग्रवाल अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल, किसके, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, लैब अग्रवाल कौन बने हैं, डायरेक्टर जनरल किसके, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के। ओके, उसके साथ साथ बात करें अभी हमारे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम क्या था, खालिदा जिया, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, खालिदा जिया। ठीक है, खालिदा जिया जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी बांग्लादेश की 1991 से 1996 और उसके बाद 2001 से 2006। ठीक है, बाद में तो शेख हसीना बनी, ठीक है, लेकिन ये पहली फीमेल थी। ओके, खालिदा जिया, इनकी डेथ हो चुकी है। और बांग्लादेश के साथ हमारी कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सर, हमारे देश की संप्रीति बांग्लादेश के साथ अच्छी है, तो संप्रीति बांग्लादेश के साथ होती है। और बांग्लादेश में अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, जिनका नाम क्या है, तारिक रहमान। क्या नाम है, तारिक रहमान बांग्लादेश के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके सर। उसके साथ साथ फाइड तो सर चेस में होता है ना, बिल्कुल, फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड बिट्स चेस चैंपियनशिप कहाँ पर हुई, ये हुई कतर के अंदर। ठीक है, कतर यूनिवर्सिटी दोहा कतर के अंदर हुई है, जिस चैंपियनशिप में अभी हाल ही में हमारे मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 के चैंपियन, किसके, चेस के, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किसको हराकर, रशिया के व्लादिस्लाव को हराकर अभी हाल ही में ये जो चैंपियनशिप जीती है वो किसने जीती है, मैग्नस कार्लसन ने।
मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, याद रखिएगा। मैग्नस कार्लसन हमारे इंडिया के माने ताने चेस प्लेयर कौन है, विश्वनाथन आनंद, आर परागनंदा, ये मेन माने ताने हैं। और वर्ल्ड में सबसे माने ताने ग्रैंड मास्टर कौन है, ये मैग्नस कार्लसन है। ठीक है, चलो। तो मैग्नस कार्लसन ने अभी हाल ही में फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड बिट्स चेस चैंपियनशिप जीती है। फाइड की बात चल रही है, पता चल गया आप लोगों को। और इंडिया के अंदर अभी हाल ही में चेस ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगीसी एंड कोनेरू हम्पी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में, जो दोहा कतर में हुई। ठीक है, गोल्ड मेडल तो किसने जीत लिया, मैग्नस कार्लसन ने, लेकिन अभी ब्रॉन्ज मेडल जो जीता वो किसने जीता, इंडिया के अर्जुन एरिगीसी और कोनेरू हम्पी ने जीता है। ठीक है, दोहा के अंदर ही गए थे कतर में, अर्जुन एरिगीसी और कोनेरू हम्पी ने तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये पूरी चैंपियनशिप किसने जीती है, मैग्नस कार्लसन ने। ओके, चलो। और फाइड की बात चल रही है, तो फाइड का हेडक्वार्टर कहां पर है सर, फाइड का हेडक्वार्टर है लोजेने स्विट्जरलैंड में। फाइड का हेडक्वार्टर कहां पर है, लोजेने स्विट्जरलैंड में, जो चेस को कंडक्ट कराने की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ओके, जैसे मैंने बताया था क्रिकेट के लिए आईसीसी है जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, वैसे ही चेस का फाइड है। अगला न्यूज आता है, हमारे 2 टाइम ओलंपिक मेडल विनिंग जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जी ने अभी अपना नया एथलीट मैनेजमेंट फर्म शुरू की है, जिसका नाम है वेलस्पोर्ट। क्या नाम है, वेलस्पोर्ट्स। अभी हाल ही में इसने कंपनी शुरू किया, नीरज चोपड़ा जी ने, वेलस्पोर्ट्स। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी को किस नाम से जानते हैं, मैन विद द गोल्डन आर्म के नाम से जानते हैं। ओके, उसके साथ साथ बात चल रहे हैं सिद्धा डे। सिद्धा क्या होता है सर, आपने पढ़ाया था आयुष, AYUSH, जिसके लिए अलग से मिनिस्ट्री भी है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, पढ़िए ना, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, और सारे डेज होते हैं, आयुर्वेदा डे, योगा डे, यूनानी डे, सिद्धा डे, होम्योपैथी, सारे पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो गया वो 6 जनवरी को सिद्धा डे, 6 जनवरी को सिद्धा डे, जिसकी थीम क्या थी, सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ, जो हमारे माने ताने पर्सनैलिटी सागे अगरतियार जी की याद में, जिसको मनाया जाता है, जो फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन भी जाने जाते हैं, उनकी याद में ये डे मनाया जाता है 6 जनवरी को। कौन सा डे, सिद्धा डे। और सिद्धा के साथ साथ हमें आयुर्वेदा डे, योगा डे, यूनानी डे, सिद्धा डे, होम्योपैथी डे और नेचुरोपैथी डे। ठीक है, समझ गए, तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा ये 6 जनवरी है। ठीक है, क्लियर है, सिद्धा डे यहाँ पर वो है, ये आप लोगों को पता चल चुका है, ये अभी हाल ही में मनाया गया है 6 जनवरी को। ठीक है, इस बार का ये कब मनाया गया है, 6 जनवरी को। कौन सा डे, सिद्धा डे। आयुर्वेदा डे, ये याद रखिएगा, ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। योगा डे तो सभी को पता है 21 जून को, यूनानी डे 11 फरवरी को, होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, और नेचुरोपैथी डे भी होता है एक, वो होता है 18 नवंबर को। ये सारे आयुष मिनिस्ट्री के डेज हैं। ठीक है, याद रख लेना, ये 4 जनवरी नहीं, इस बार ये मनाया गया है कब, ये 6 जनवरी को मनाया गया है, इस बार 6 जनवरी को मनाया गया है। क्लियर है, प्रिंटिंग होगा मिस्टेक में, लेकिन 6 जनवरी याद रख लीजिएगा, ये सारे डेज हैं। उसके साथ है वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे क्या होता है सर, ब्रेल पता है ना, जो लोग देख नहीं सकते वो, उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज होती है, वो टच करके पहचान लेते हैं ब्रेल। ठीक है, अब वो टच करके पहचान लेते हैं, तो आप लोगों को भी याद रखना है सर, वो टच करके इजीली पहचान जो लेते हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज कौन सी होती है, ब्रेल। जो लुइस ब्रेल जी की याद में इसको डेवलप किया गया था लैंग्वेज को, और ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। अब ब्रेल में तुम्हें पता है कि हमारे देश के जो नोट होते हैं, ठीक है, नोट्स होते हैं, वो भी ब्रेल में होते हैं कई। आप लोग देखना, 100 का नोट देखना, 100 के नोट के यहाँ पे ऐसे 4 लाइन्स होगी दोनों जगह, और अगर इसको आप फिंगर से टच करो, फिंगर से, और अपना नेल लगा के ना टच करके देखना, 4 लाइन्स ये अपनी सरफेस से उठी हुई होती हैं, ब्रेल में होती हैं। और ब्रेल में है तो एक ब्लाइंड पर्सन पहचान लेता है ऐसे टच करके, 4 लाइन्स है, 100 का नोट है, 4 लाइन्स, वो ऐसे ऐसे करके देखता है कोनों में, 4 लाइन्स है, 100 का नोट है। 5 लाइन्स होंगी, 5 लाइन्स होंगी तो 500 का नोट है, 1 2 3 4 5,
3 4 5, 5 लाइन है तो 500 का नोट है। 2000 के नोट पे 7 होती हैं, 2000 के नोट पे ये जो लाइंस हैं वो 7 लाइंस होती हैं, ठीक है। अब बोलोगे 200 के नोट पे, 200 के नोट पे 4 लाइंस होती हैं और 2 डॉट होते हैं, 4 लाइंस होती हैं ऐसे और 2 डॉट होते हैं, देखना ध्यान से, ये ब्रेल में होते हैं। 100 से ऊपर पे होती है, 100 से नीचे पे नहीं होती हैं। 100, 200, 500, 2000, चलो 2000 का बंद हो गया, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है 100 पे 4, 200 पे 4 लाइन के साथ 2 डॉट, और 500 पे 5 और 2000 पे 7 होती है। ये ब्रेल में आपको अपने आंखें बंद करके भी देख सकते हो, ये ब्रेल में है, सरफेस से उठी हुई होती है, ठीक है। ब्रेल डे 4 जनवरी लुईस ब्रेल की याद में। और ये जनवरी के फर्स्ट वीक के डेज, पहले जनवरी को हमारा फैमिली डे और वर्ल्ड डे ऑफ पीस, उसके साथ है हमारा इंट्रोवर्ट डे, तो बेशक छोड़ दो, ठीक है। माइंड बॉडी वेलनेस डे, ये भी छोड़ दो बेशक, ठीक है। उसके बाद पोसोको, ये भी छोड़ दो। ब्रेल और बर्ड याद रख लेना, ब्रेल डे 4 जनवरी और नेशनल बर्ड डे 5th ऑफ जनवरी। तो ये सारे हमारे डेज थे जो आप लोगों ने पढ़े हैं, और ये हमारे थे जनवरी के वीक 1 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे अगले न्यूज़ पर, जनवरी के वीक 2 पर, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए अच्छे से इनको पढ़ते रहो, पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, और कुछ डाउट आए तो विद द हेल्प ऑफ शुभम सर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए न्यूज़, नए पॉइंट्स के साथ। थैंक्स टू ऑल।